73 साल पहले 26 नवंबर के दिन ही देश ने संविधान को अंगीकृत किया था। तभी से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा है। देश की सर्वोच्च अदालत में इस अवसर पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने ई कोर्ट परियोजना लॉन्च की और कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसीज है। जनता को न्याय दिलाने के लिए कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। आजादी के अमृतकाल को कर्तव्य काल समझकर हमें देश को आगे लेकर जाना है। भारत का संविधान कानूनों, नियमों, अधिनियमों की लिखित वो किताब है जो भारत को न केवल स्वतंत्र, संप्रभु और प्रजातांत्रिक घोषित करता है, बल्कि देश के नागरिकों को मूल अधिकार भी प्रदान करता है। हर साल देश 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाता है, लेकिन इस बार संविधान दिवस काफी अहम है क्योंकि यह देश की आजादी के अमृत काल में मनाया जा रहा है। संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान को देश की ताकत बताते हुए कहा कि वी द पीपुल लिखना केवल शाब्दिक नहीं बल्कि ये एक प्रतिज्ञा है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। यही भावना हमें वैशाली के गणराज्य में भी दिखती है, वेद की ऋचाओं में भी दिखती है। महाभारत में भी कहा गया है, लोकरंजनम एव अत्र राज्ञाः धर्मः सनातनः सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चार्जवम्। अर्थात लोक को यानी नागरिकों को सुखी रखना, सच्चाई के साथ खड़े होना और सरल व्यवहार, यही राज्य का व्यवहार होना चाहिए। आधुनिक संदर्भ में भारत के संविधान ने देश की इन सभी सांस्कृतिक और नैतिक भावनाओं को समाहित किया हुआ है। भारतीय संविधान ही भारत को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे सभी पड़ोसी राष्ट्रों से मजबूत और अलग बनाता है। संविधान न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में शक्ति का विकेंद्रीकरण कर लोकतंत्र को गति देता है। मुझे संतोष है कि आज देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में अपने इन प्राचीन आदर्शों को और संविधान की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। प्रो पीपल पॉलिसीज की ताकत से आज देश और देश का गरीब, देश की माताएं बहनें, उनका सशक्तिकरण हो रहा है। सामान्य मानवीय के लिए आज कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। टाइमली जस्टिस के लिए हमारी जुडिशरी भी लगातार कई सार्थक कदम उठा रही है।
आज भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किए गए ई इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने का अवसर मुझे मिला है। मैं इस शुरुआत के लिए और ईज ऑफ जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय संविधान को ओपन और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाला बताते हुए कहा कि ये यूथ सेंट्रिक है, जिसकी वजह से अब टीम इंडिया बनके हमें मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। हमारे संविधान की एक और विशेषता है जो आज के युवा भारत में और भी प्रासंगिक हो गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। आज स्पोर्ट्स हो या स्टार्टअप्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स, भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंधों पर ही है। इसलिए आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से, देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसके लिए ये जरूरी है कि वो संवैधानिक विषयों पर डिबेट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी कार्यक्रम में ई कोर्ट परियोजना लॉन्च की, जिसके माध्यम से आम नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट में एक वर्चुअल विंडो भी खुली मिलेगी। कैसे, अब ये समझ लीजिए। ई कोर्ट परियोजना में वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट, S3 वास वेबसाइट लॉन्च की गई। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक के जरिए अदालत स्तर पर न्याय वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिनमें अदालत स्तर पर स्थापित मामलों, निपटाए गए केसेस, दिन, सप्ताह और महीनों के आधार पर लंबित मामलों का विवरण होगा। लोग किसी भी जिला न्यायालय की वेबसाइट पर किसी भी न्यायालय प्रतिष्ठान की आभासी वर्चुअल जस्टिस क्लॉक का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल कोर्ट से अदालतें पेपरलेस होंगी और डेटाबेस में केस फाइलें आसानी से देखी जा सकती हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बातें कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कही। उन्होंने बताया कि जल्द ही 65,000 शब्दों की एक शब्दावली तैयार की जा रही है, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं में कानूनी सामग्री का अनुवाद हो सकेगा। 65% भारत चूंकि गांवों में रहता है, इसीलिए इस शब्दावली के जरिए आम जनता को उन्हीं की भाषा में कानून समझाना बहुत आसान हो जाएगा। Our legislative department of Ministry of Law and Justice has already prepared a glossary of 65,000 legal terms. We plan to digitize this glossary of 65,000 words and make them available to all public in searchable format for usage for all. Simultaneously, all efforts will be made to collect a legal glossaries already published in regional languages and to digitize it and also to make it available to the public in a searchable format. 2015 से देश संविधान दिवस मना रहा है और अब देश को जल्द ही क्षेत्रीय भाषा में कानून सामग्री मिलने वाली है। इससे हर नागरिक की भाषा में उसके अधिकारों को समझना, समझाना और आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और 1950 से लेकर 2022 तक भारतीय संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि संविधान बनते समय भारतीय संविधान में 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे और संविधान बनने के बाद पहला संविधान संशोधन ही 1951 में हो गया।
लेकिन संविधान में संशोधन होता कैसे है, अब ये भी आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। संविधान की लोचकता संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल नहीं लेकिन अहम जरूर है। किसी भी संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में 2/3 वोट चाहिए होते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संविधान में संशोधन होता है। संविधान संशोधन के बाद नया कानून संविधान में जुड़ जाता है। संविधान संशोधन होता कैसा है, इसलिए हमने आपको यह समझाया क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं कि मोदी सरकार के 8 सालों में संविधान में कितने बदलाव आए। मोदी सरकार में 7 बार संविधान में संशोधन हुआ है। 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2015 में, 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश भू सीमा संधि 2015, 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी अधिनियम 2016 में, 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 2018 में, 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस को शिक्षण संस्थाओं नौकरियों में 10% रिजर्वेशन 2019 में, 104वां संविधान संशोधन लोकसभा विधानसभा में SC/ST आरक्षण 10 साल बढ़ा, ये 2019 में, 105वां संविधान संशोधन सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान 2019 में। और अब आगे बढ़ते हैं। देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। आज सुबह 11:56 पर इसरो ने PSLV C-54 रॉकेट से 9 सैटेलाइट लॉन्च किए, जिसमें से एक सैटेलाइट पड़ोसी देश भूटान का है। इसरो ने अपने इस मिशन को EOS-06 नाम दिया है, जिसमें भारत की ओशनसैट के साथ साथ दूसरे अलग अलग देशों के भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े गए। 1 0 Lift-off normal. There's the textbook lift-off of इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक ओशनसैट 3 सैटेलाइट और 8 नैनो सैटेलाइटों को लॉन्च किया। इसी के साथ इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए अपना लेटेस्ट मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। मिशन EOS-06 में भारत की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, प्राइमरी पैसेंजर और बाकी पिगी बैंक हैं। PSLV C-54 के लॉन्च होने के 17 मिनट बाद ही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तय ऑर्बिट में पहुंच गई, जिसके बाद अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी ओशनसैट सैटेलाइट सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग हो गई और अपनी ऑर्बिट में स्थापित हो गई। EOS-6 ओशनसैट सीरीज के सैटेलाइटों में तीसरी पीढ़ी का सैटेलाइट है। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए समर्पित है। इसके अलावा ये सैटेलाइट समुद्री मौसम का पूर्वानुमान करने में सक्षम है, जिससे देश को चक्रवात, तूफानों से निपटने में मदद मिलेगी। इस मिशन में ओशन कलर मॉनिटर, सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर, क्रू बैंड, स्कैट्रोमीटर और ARGOS जैसे पेलोड शामिल हैं। आपको बता दें कि इस सीरीज के पहले उपग्रह ओशनसैट 1 को 26 मई 1999 में लॉन्च किया गया। चरण सफलतापूर्वक कर दिया गया है। फिर ओशनसैट 2 को 23 सितंबर 2009 को लॉन्च किया गया। इस सीरीज के थर्ड जनरेशन सैटेलाइट ओशनसैट 3 को 26 नवंबर को प्रक्षेपित किया गया था। इतना ही नहीं, इसरो ने अपने इस मिशन के जरिए 8 नैनो सैटेलाइटों को भी अंतरिक्ष में भेजा है। 8 सैटेलाइटों में भारत और भूटान का ज्वाइंट सेट भी है, जो एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है, जबकि आनंद निजी कंपनी पिक्सल का सैटेलाइट है। इसी तरह भारतीय निजी स्पेस कंपनी ध्रुव के 2 थाईबोट सैटेलाइट और स्पेस फ्लाइट USA के 4 एस्ट्रोकास्ट सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इसरो के इस नए मिशन की सफलता से स्पेस सेक्टर में भारत का दबदबा और बढ़ा है। इस मिशन की सफलता से इसरो को आर्थिक फायदा होगा। प्राइवेट कंपनियां भी सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए इसरो के साथ हाथ मिलाएंगी। बीते कुछ सालों से इसरो वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। उनकी इस कामयाबी ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत की स्थिति मजबूत कर दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात करते हैं कवयित्री अनामिका जैन अंबर के कविता पाठ को लेकर उठे विवाद के। पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इस बात का दावा किया गया कि हरिहर क्षेत्र में लगने वाले सोनपुर मेले में यूपी में बाबा गाने वाली कवयित्री अनामिका अंबर को कविता पाठ नहीं करने दिया गया, जिसके बाद अनामिका अंबर ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस बात की जानकारी दी और बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अनामिका अंबर का वो लाइव मैसेज। बिहार में कल कार्यक्रम था, यहाँ पर हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का एक बड़ा कार्यक्रम था और यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया था। करीब 1 महीने पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। हज़ारों की संख्या में कल हमारे श्रोता भी यहाँ पर उपस्थित थे और मुझे बहुत दुख है कि मैं बिना काव्य पाठ किए पटना की धरती से, बिहार की धरती से वापस जा रही हूँ। बहुत निराश भी हूँ। तो कल यहाँ पर कार्यक्रम था और जैसे ही हम लोग मंच पर पहुँचे तो प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा। तो अनामिका अंबर के आरोप बताते हैं कि बिहार में सुशासन बाबू के सरकार राज में अब अभिव्यक्ति की भी आजादी नहीं रह गई है, इसीलिए एक कवयित्री को सोशल मीडिया पर आकर अपनी आप बीती सुनानी पड़ रही है। अब अनामिका के आरोपों की अदालत में केवल नीतीश कुमार ही नहीं है, बल्कि लालू के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हैं, जिनसे जनता पूछ रही है कि सोनपुर के मंच पर अनामिका अंबर के लबों को कैद क्यों किया गया, अनामिका अंबर को कविता क्यों नहीं पढ़ने दी गई। विवाद बढ़ा तो सरकारी तंत्र जवाब के लिए आगे आ गया। प्रशासन ने कहा कि अनामिका जैन को बुला ही नहीं गया था, साथ ही मेले में किसी को भी आने से मना करने का सवाल ही नहीं उठता है। मुझे आपसे ज्ञात हो रहा है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मुझे आपसे ज्ञात हो रहा है, सोशल मीडिया में नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो अभी कार्यक्रम में और सोनपुर मेला के अध्यक्ष मुझे अन्य प्रशासनिक कार्य। पहले से तो कार्यक्रम था ही ना? नहीं, ऐसा तो कोई जैन का कोई कार्यक्रम नहीं ऐसा कोई। अच्छा, वो आप आई थी सोनपुर मेला? नहीं, सोनपुर अगर सोनपुर में आएंगी तो आपको स्वयं ज्ञात होता। मेरे मुख्य पंडाल में और सोनपुर इसमें सभी पत्रकार बंधु घूमते रहते हैं, तो आपको स्वयं ही मालूम होता। आप स्वयं बताएं कि आपने देखा उनको? नहीं, ये आपने देखा क्या उनको? मैं उनको जानता नहीं, तो फिर कैसे मैं समझ लूं कि उन्होंने मेरे ऊपर आरोप है? मैं कौन होता हूँ? मैं कौन होता हूँ? मेरे यहाँ अगर कोई आएगा तभी तो उससे कोई बातचीत नहीं। हम लोग के साथ जिला प्रशासन के साथ कोई अनुबंध नहीं था, कोई आमंत्रण हम लोगों ने नहीं दिया। तो अनामिका के आरोप भी आपने सुन लिया और प्रशासन की ओर से क्या सफाई दी जा रही है, क्या जवाब दिया जा रहा है, वो भी आपने सुना।